बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मई जून 2020 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 के अंदर जो हमारा फोकस होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है, अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है मिल जाएगा कि हमने उसको कैसे अटैम्प्ट किया था। और मैंने कंसेप्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जेड स्पोर्ट्स क्लब था, इसकी जो ट्रीटमेंट थी कि सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कैसे बनता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मार्कअप का भी इसमें बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट था, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये पूरा आपको जो है इसकी वीडियो जो है वो क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आज हम सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है कि अमी provided the following balances from his books एट 31 मार्च 2020 के एमी जो है उसने आपको उसकी बुक्स हैं जो 31 मार्च 2020 को ये बैलेंसेस उसने आपको दिए हुए हैं। बैलेंसेस में क्या दिया हुआ है? कैपिटल है। कैपिटल आपको पता है कि इक्विटी अकाउंट है, और उसका जो बैलेंस है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग, कि आपको अगर जो अकाउंट मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, अगर उसको उसकी नेचर आपको पता है कि वो डेबिट नेचर का है, वो क्रेडिट नेचर का है, अब ये पता आपको कैसे चलेगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट है? तो डेफिनेटली इसकी 4 या 5 बड़ी बड़ी अगर कैटेगरीज आप देखें और आपको वो याद हो, सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल एसेट्स आपको पता है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स जिसका आपको मिलना है वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स को फिर 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स होते ये भी डेबिट नेचर के ही हैं। करंट एसेट्स वो होंगे जिनका बेनिफिट्स आपको 1 साल तक मिलेगा, और नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर्स तक आपको मिलेगा। तो ये एसेट्स की कैटेगरी हो गई, और एसेट्स की नेचर जो है वो डेबिट होती है। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ पे, और ये बेसिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। और एक इक्विटी एसेट्स को जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इक्विटीज़ को कैसे डिवाइड करेंगे? इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, और लाइबिलिटीज़ में अगेन लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है। तो लाइबिलिटी वो है जो यू हैव टू पे है, जो आप क्रेडिट माल ख़रीदते हैं, आपकी वेजेस वगैरह पे करनी, हर वो चीज़ जो आपको पे करनी है वो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। ऑनर्स इक्विटी माने जो ऑनर है, जिसका जो बिजनेस है, उसने जो पैसा लगाया वो उसकी इक्विटी कहलाती है। तो नॉर्मली एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस, और इक्विटीज़ का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जो इनकम होती है वो फिर क्या होती है कि इनकम जितनी भी होगी वो ऑनर्स इक्विटी में जमा हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा तो मुझे फ़ायदा पहुँचेगा, अगर लॉस होगा तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। तो इनकम की नेचर भी क्रेडिट होती है, और लॉस जो होता है, अगर लॉस हो जाए क्योंकि वो इक्विटी को कम करता है, तो इसलिए उसकी नेचर डेबिट होती है। तो ये अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो फिर आपके लिए ज़िंदगी आसान है, क्योंकि आपको डेबिट और क्रेडिट पता है पढ़ते के साथ ही कि ये क्रेडिट होगा या ये डेबिट होगा। जैसे हमने पढ़ते के साथ ही कैपिटल को कहा कि क्रेडिट है। ड्राइंग क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसकी नेचर क्या है? ये कैपिटल को कम करता है, ऑनर्स ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला, तो ये डेबिट हो गया। इक्विपमेंट जो है वो क्या है? इक्विपमेंट आपको बेनिफिट्स पहुंचाएगी, नॉन करंट एसेट्स है, तो इसकी नेचर क्या है? ये भी डेबिट हो गई। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद क्या हुआ कि जितनी ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हो चुकी है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन का मकसद ये है कि जितनी ये इस्तेमाल होगी उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि ये डेबिट को, एसेट की वैल्यू को कम करता है जितना वो इस्तेमाल हो चुकी होती है। इन्वेंट्री आपको पता है, जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसका जो माल बच गया बिकने से, वो जो पड़ा हुआ है आपके पास, और ये भी बेनिफिट्स आपको पहुंचाएगा फ्यूचर में, तो ये एसेट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ये भी आपके एसेट्स हो गए, जो कस्टमर से आपको पैसा मिलना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना पैसा बैंक में आपका था उससे ज़्यादा आपने बैंक से निकलवा लिया, यू हैव टू पे टू द बैंक, ये लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट के, बैंक के पैसे अब आप करें। ट्रेड पेबल माने जो आपके सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करनी है, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो गई। सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू आपको पता है क्रेडिट होता है। परचेजेज आपकी कॉस्ट है जो आपने ख़रीदा, और ये डेबिट हो जाएगी आपकी। परचेजेज रिटर्न क्योंकि कॉस्ट को कम कर रही है, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? इसकी नेचर जो है वो कि जो माल ख़रीदा आपने
परचेजेज आपकी डेबिट है तो इसकी नेचर क्या हो गई, इसकी नेचर क्रेडिट हो गई, क्योंकि ये परचेजेस की वैल्यू को कम करेगी। वो माल जो ख़राब था किसी वजह से आपने अपने सप्लायर को वापस कर दिया। जब वापस करेंगे तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को क्रेडिट करेंगे। कैरेज इनवर्ड्स का मकसद है कि जो माल बेचने के लिए आप ख़रीदते हैं उसको अपनी फैक्ट्री तक, अपनी जगह तक, आउटलेट तक लाने में जो किराया देना पड़ता है वो कैरेज इनवर्ड्स कहलाता है। और ये एक्सपेंस की एक शक्ल है जो परचेजेस में प्लस होती है। तो परचेजेस भी डेबिट है और ये भी डेबिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड माने जो डिस्काउंट आपको मिला, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपको डिस्काउंट मिला तो अकाउंट्स पेएबल को आप डेबिट करेंगे। और बैंक को, जैसे मिसाल के तौर पे 100 रुपये आपको किसी सप्लायर को देने हैं, आपने उसको 95 रुपये दिए और 5 रुपये का आपको उसने डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या करेंगे, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करेंगे 100 से, बैंक को क्रेडिट करेंगे 95 से, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनकम है और मैंने जैसे कहा कि इनकम सारी क्रेडिट होती हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। कमीशन रिसीवेबल, ये मैं आपको बताता हूँ। रेंट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, अपने इंश्योरेंस की पेमेंट पर ये डेबिट हो गया। ऑफिस एक्सपेंस जो है ये भी डेबिट हो गया, आपका एक्सपेंस है आपका। आप यहाँ एक चीज़ देखें कि यहाँ पर ये बैलेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जब बैलेंसेस यहाँ पर ख़त्म हो गए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, ये अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि कमीशन रिसीवेबल पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये तो ट्रेड रिसीवेबल टाइप की कोई चीज़ है और ये मेरा एसेट है जो मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसने मार्च 31 को ये बैलेंसेस आपको दिए हैं। इस पूरे के अंदर हम पढ़ते हुए आए, हमें कहीं कमीशन इनकम नज़र आई आपको? नहीं आई आपको नज़र। ना देखें, सब पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, ऊपर से हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया, कमीशन इनकम कहीं नज़र नहीं आ रही है, नहीं आई ना। तो कमीशन रिसीवेबल अगर आपने डेबिट किया तो उसका डबल एंट्री कंसेप्ट क्या है कि इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था। आपके साल का एंड है या जो भी इसका पीरियड यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम नहीं है इसके अंदर दी हुई, कमीशन रिसीवेबल है। और अगर सिंगल अकाउंट आपको दे कभी तो आप इत्मीनान से उसको क्रेडिट करिएगा। इसलिए क्रेडिट करें कि देखिए, एसेट अगर उसने नहीं दिया तो कमीशन रिसीवेबल आप कैश की सूरत के अंदर भी मिल सकती है कि आप कमीशन पे काम करते हैं, आपको कैश मिला और कमीशन रिसीवेबल इनकम। ये लिखा नहीं है इसने, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इस सवाल का, जिसमें अक्सर बच्चे जो है वो गलती करेंगे, इसको डेबिट साइड पर लिखेंगे और जब डेबिट साइड पर लिखेंगे तो ये बैलेंस जो है उनका टाई बैक नहीं होगा। इस बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और इसकी लॉजिक ये है कि कमीशन रिसीवेबल नहीं दिया है, कमीशन इनकम नहीं दी है। तो जब कमीशन इनकम नहीं दी है तो फिर जो रिसीवेबल अगर एक अकाउंट आपको ईयर एंड पर दिया रहा है तो आप इत्मीनान से उसको ये एज्यूम करें कि ये इनकम है, ये एसेट नहीं है, क्योंकि अगर एसेट होता तो उसके साथ इनकम भी दे रहा होता। तो अगर सिंगल अकाउंट है तो आप उसे क्रेडिट तस्वुर कीजिएगा और एजम्पशन ये है कि जो कमीशन पे आपने काम किया था इसका पैसा कैश की सूरत में, बैंक की सूरत में आपको मिल गया और ये सिंगल अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करेगा इनकम को। ये कीप इट इन योर माइंड। और इफ ओनली वन अकाउंट इज गिवन, कमीशन हो गया, रेंट इनकम हो गई, और वो रिसीवेबल चाहे लिखे लेकिन उसके पैरेलल दूसरा अकाउंट आपको ना दे, जैसे इस सवाल में हम देख रहे हैं, तो जो सिंगल अकाउंट है उसको आप इनकम तस्वुर कीजिएगा और उसे क्रेडिट साइड पर लिखिएगा। तो ये आपका सवाल था। ये बैलेंसेस आपने देख लिए। तो कहता है प्रिपेयर अमीज ट्रायल बैलेंस, अमी का ट्रायल बैलेंस जो है बनाएं आप और शो द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टोटल एज सस्पेंस अकाउंट, और जो इसका बैलेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर शो कर दें ले जाके। तो हमने देखा डेबिट क्रेडिट तो हमने कर ही दिया है, डेबिट क्रेडिट सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम यहाँ आते हैं तो हम देख लेते हैं क्या करा। कैपिटल हमने क्रेडिट कहा था, ड्राइंग डेबिट हमने कही थी, इक्विपमेंट डेबिट थी, प्रोविज़न मैंने आपको बताया क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी क्रेडिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस कॉस्ट है डेबिट हो गई, रिटर्न मैंने कहा था आपको क्रेडिट हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड डेबिट है आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट हो गई, कमीशन रिसीवेबल देखिए मैंने आपको बताया था ये क्रेडिट है क्योंकि एक अकाउंट है इसलिए हम इसको क्रेडिट तस्वुर करेंगे। अगर रिसीवेबल दिया होता तो वो डेबिट हो जाता और इनकम क्रेडिट होती। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है डेबिट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया, और ऑफिस एक्सपेंस के बाद आपने जब इसको टोटल किया तो क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है 50,019 से, और उसके बाद यहाँ तक का अगर आप टोटल करें तो वो कम है, इसलिए ये 369 सस्पेंस अकाउंट जो उसने आपसे कहा है कि डेबिट और क्रेडिट को आप जब टोटल करें, जब डेबिट क्रेडिट को हमने टोटल किया तो 50,019 आता है।
और डेबिट साइड का अगर हम टोटल करें तो 49,650 आता है। यहाँ तक का अगर मैं टोटल करूँ ये ले जाके, तो ये आप टोटल करके देख लें 49,650, और 49,650 कम है 50,019 से, तो 369 का बैलेंस है। अगर मैं इसमें 369 प्लस करूं तो ये आ जाएगा 50,019, जो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसने आपसे सवाल में कहा था कि इसको टोटल करें और जो बैलेंस है उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। तो इसका मकसद है ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस है वो $369 का आ गया। तो ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, आसान था। इसके अंदर सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट था कमीशन रिसीवेबल, जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती थी, और बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है डेबिट क्रेडिट की, तो ये बड़ा हलवा किस्म का सवाल था जो आपने हल करा। इसका ये पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। बी में कहता है अमी लेटर डिस्कवर्ड सेवरल एरर्स हैड बीन मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि उसको पता चला कि बहुत सारी गलतियां जो उसने बाद में डिस्कवर्ड करी वो उसको पता चली। कहता है कंप्लीट रिक्वायर्ड, कहता है कंप्लीट द टेबल टू शो द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट ईच एरर। द फर्स्ट वन हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट कर दिया, बाकी कहता है आप पास करें। तो चलें देखते हैं। नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर कैश सेल्स, अगर कोई एंट्री पास नहीं दी गई तो कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री सही है। आगे हम आते हैं। ऑफिस एक्सपेंस $240 हैड बिन क्रेडिटेड टू द वेजेस अकाउंट, के वेजेस अकाउंट के अंदर आपने क्रेडिट कर दिया उसको। नो डेबिट एंट्री हैड बिन मेड, कोई डेबिट एंट्री आपने पास नहीं करी। तो वेजेस एक्सपेंस को एक तो गलत आपने क्रेडिट करा, तो उसको तो डेबिट कर दें पहले। वेजेस एक्सपेंस को डेबिट करें। ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड आपने नहीं करा था, तो ऑफिस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दें। ये 240 ये है और 240 ये है, तो ये तो सही हो गया। अब क्रेडिट किसको करें, तो क्रेडिट कर दें आप, क्रेडिट अकाउंट ये दे रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें 2 और 2 4 480 से। तो क्या एंट्री पास हुई कि वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो अब उसको डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया डेबिट करके, और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 480 से। क्योंकि दो डेबिट हैं, डेबिट शुड ऑलवेज बी आई मीन टू से इक्वल टू क्रेडिट, तो सस्पेंस जो है वो क्रेडिट हो गया 480 से। द परचेज जर्नल टोटल फॉर 2 मार्च 2020 वाज 2165, के परचेज जर्नल का टोटल जो है 2165 था। दिस अमाउंट was incorrectly recorded in the purchase account is 2651 से रिकॉर्ड हो गया, और 2165 का था, तो 485 बनते हैं। आप देख लें यहाँ पे 2651 और 2165, तो आप कर लें इसको। 2651 में से माइनस करा 2165 आप लोग भी साथ साथ करते रहें 486। तो 486 जो है आपने 486 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस को, लेकिन अब परचेज 2165 की थी और आपने रिकॉर्ड कर दिया 2651, तो अब आप क्या करेंगे, सस्पेंस को डेबिट कर दें। कितने से, 486 से, और परचेजेस को क्रेडिट कर दें। परचेजेस को क्यों क्रेडिट करें, क्योंकि परचेजेस को आपने गलती से ज़्यादा से डेबिट कर दिया। देखें ये 2165 से रिकॉर्ड करना था, 26551 से रिकॉर्डिंग कर दी, तो सस्पेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। एंड इंश्योरेंस पेमेंट 375 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में तो वो करेक्ट रिकॉर्ड हुई, बट नो अदर एंट्री हैड बीन मेड, लेकिन कोई दूसरी एंट्री आपने पास नहीं करी। तो कैश बुक में अगर रिकॉर्ड हो गई तो इंश्योरेंस पेमेंट आपने करी थी, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देना चाहिए था आपको 375 से, और सस्पेंस को क्या करें, क्योंकि दूसरी एंट्री पास ही नहीं हुई, तो 375 से ये कर दें। अगला आता है द परचेज ऑफ इक्विपमेंट $800 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, करेक्टली रिकॉर्डेड होगी कैश बुक में, बट डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, तो इक्विपमेंट में तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर दें, डेबिट कर दें आप 800 से, और आपने जो एक ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था उसको आप क्रेडिट कर दें 820 से। तो देखिए इसमें से जो और नीचे है कुछ चेक कर लेते हैं।
कुछ भी नहीं है। तो देखें इसके अंदर अगर सस्पेंस को देखें तो पहली एंट्री के अंदर सस्पेंस आया नहीं हो, तो कैश सेल्स थी, इसमें सस्पेंस नहीं आया, तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी। इसके बाद ये सस्पेंस है, ये सस्पेंस है, ये सस्पेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट है, और ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन एरर्स दो किस्म के होते हैं। एरर्स, एक एरर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस पे, और उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता, उसके डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है। जैसा कि इस सवाल में हम देख कर आए तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आता है। ऐसे एरर्स जिनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके डेबिट और क्रेडिट जो है वो डिफरेंट तरीके से, उनमें अगर मिस्टेक होती भी है तो उससे ट्रायल बैलेंस के डिसएग्रीमेंट पे कोई असर नहीं होता, ट्रायल बैलेंस आपका एग्री रहता है। तो वो फिर नॉर्मल तरीके से उनकी हम करेक्शन करते हैं, और वो जिससे ट्रायल बैलेंस एग्री ना हो सके उसकी ट्रीटमेंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं, जैसे हम इस सवाल में कर रहे थे। तो आगे आते हैं। अब हमने सस्पेंस देखा, एक दफ़ा सस्पेंस क्रेडिट है 480 से, एक दफ़ा डेबिट है, एक दफ़ा क्रेडिट है, तो ये फिर हम आगे सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। आगे वो हमसे क्या पूछता है, कहता प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑन द ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस से आप शुरू करें और सस्पेंस अकाउंट बनाएं। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस देखें डेबिट साइड पर था, क्योंकि डेबिट साइड आपकी कम थी। मैं आपको पहले एक सवाल मैंने, अगर आप विंटर 2020 का पेपर आखिरी सवाल देखें जाके कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, विंटर का मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी किस्म का है, वो भी सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है, उसको देखिएगा। वहाँ मैंने बताया था, फिर दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पर सस्पेंस लिखा हो, जब लेजर बनाने के लिए जाएँ तो एग्जैक्टली उसी साइड के ऊपर आप लिखें जाकर। ये डेबिट साइड पर हमने लिखा था, तो यहाँ भी डेबिट साइड पर लिखें जाके। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट्स आपने करा क्या है, एंट्रीज़ भी देख लेते हैं, यहीं पर ही मौजूद हैं। तो ये 480 ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया, वेजेस को डेबिट किया, जैसे मैंने आपको कराया 480 से ये क्रेडिट है, सस्पेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, रेंट एंड इंश्योरेंस डेबिट, सस्पेंस। तो सस्पेंस जो है एक दफ़ा आपका क्रेडिट है 480 से, तो लेजर में 480 से, 480 ऑफिस एक्सपेंस की वजह से और वेजेस की वजह से 240 ये आपका 480। सस्पेंस आपका क्रेडिट है, दो जगह से यहाँ आ जाएं। ये आपने देख लिया कि एंट्री है सिंपल, अगर आपकी समझ में एंट्री आ गई तो लेजर पोस्टिंग है, बाकी तो ये 480 ये आ गया। ये परचेज सस्पेंस यहाँ डेबिट था 486 से, तो देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 486 से, ये 486 से ये डेबिट आ गया। और यहाँ पर सस्पेंस क्रेडिट है 375 से, तो इसको सस्पेंस को आप क्रेडिट कर दें 375 से, ये 375 से क्रेडिट। और जब इसका टोटल किया आपने तो 855, और इत्तेफाक से ये भी 855 हो गए, तो ज़िंदगी आसान है। इस सवाल में हमें कोई बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, हम ही का जो डिस्कवर्ड, जो उसने एरर डिस्कवर्ड करे उससे उसका ट्रायल बैलेंस जो है, जो डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट्स में इक्वल आ गया। सस्पेंस अकाउंट इसका मकसद है नाउ देयर इज़ नो सस्पेंस अकाउंट, तो जितने भी एरर्स थे वो आपने सही कर लिए। दैट्स ग्रेट, ये अच्छा काम हो गया। आगे आए, आगे फिर चीपो है ये सवाल, जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 3 भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए कराची एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों में, आपके जो स्कूल में आपके कोलीग हैं, साथी हैं, आपके रिलेटिव्स में, उन तक पहुंचाएं इसको। यहाँ और कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।